नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी नाटक पार्ट 7। इससे पूर्व में हम लगातार 6 पार्ट हिंदी नाटक की विकास यात्रा के बारे में बना चुके हैं और आप लोगों ने उन्हें देखा है, सराहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये वीडियो, लगभग सभी वीडियो आपके काम की हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक की हैं, तो आप लगातार यूँ ही देखते रहें। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी नाटक पार्ट 7। हिंदी नाटक विकास यात्रा का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद भी यदि कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, हम फिर से उसे स्पष्ट करके और सरलीकृत करके समझाने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक ने पाश्चात्य प्रभाव से जो नए आयाम ग्रहण किए, उनकी प्रथम अभिव्यक्ति धर्मवीर भारती के अंधा युग में प्रकट हुई है। पश्चिम में 2 महायुद्धों के बाद नाटक के क्षेत्र में कथ्य और शिल्प के अनेक प्रयोग हुए। इसके साथ ही युद्ध की परिस्थितियों के कारण जीवन मूल्यों में भी जो बड़ा भारी परिवर्तन आया, उसकी अभिव्यक्ति भी नाटक में हुई। भारत में समानांतर सामाजिक परिस्थिति तो नहीं आई, किंतु पश्चिम की विचारधारा का उस पर प्रभाव पड़े बिना न रहा। नई कविता और नई कहानी उससे अनुप्राणित थी ही, हिंदी नाटक को भी उससे एक दिशा मिली। ऐसी स्थिति में आधुनिक भावबोध को उजागर करने का प्रयास हुआ और धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश आदि नाटककारों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग 1955 गीति नाटक ने हिंदी गीत नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ दिया है। इसमें नाटककार ने महाभारत के युद्ध को अनीति, अमर्यादा और अर्धसत्य से युक्त माना है, इसीलिए उन्होंने इस काल को अंधा युग कहा है। इस नाटक में मिथकीय पद्धति द्वारा विगत और आगत का समन्वय कर निरंतरता में आस्था उत्पन्न करने का सघन प्रयास भारती ने किया है। इसमें अस्तित्ववादी दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। अंधा युग के अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत के रजत शिखर, शिल्पी और स्वर्ण में संग्रहित गीति नाट्य गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर, सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाटक में संग्रहित सिद्धांत कुमार के 5 गीति नाट्य सृष्टि की सांझ, लोह देवता, संघर्ष, विकलांगों का देश और बादली का शाप तथा दुष्यंत कुमार के गीति नाट्य एक कंठ विस्पाई 1963 आदि भी विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के हैं अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, 3 आँखों वाली मछली 1960, सुंदर रस, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1961, रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972 आदि। अंधा कुआं में आर्थिक संघर्ष के कारण उत्पन्न ग्राम्य जीवन के सामाजिक और पारिवारिक द्वंद्व का चित्रण है। मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर और रक्त कमल उनके प्रतीक नाटक हैं। तोता मैना नाटक टेक्निक के नए प्रयोगों को प्रस्तुत करता है। यह नाटक लोक वृत्त पर आधारित है। दर्पण और रात रानी समस्या नाटक हैं। दर्पण में मनुष्य को अपने वास्तविक रूप की तलाश में भटकते हुए दिखाया गया है। कलंकी नाटक में अनेक जटिल प्रश्नों यथा संक्रांति कालीन लोक चेतना को प्रस्तुत करना, आज के समय में भी कर्मकांड, अंधविश्वास देखना, यथार्थ का सामना करने से कतराना आदि को लोक रंगमंची संस्कृति अभिव्यंजनावादी नाट्य संरचना में प्रस्तुत किया गया है। सूर्यमुख में महाभारत युद्ध के बाद की घटना ली गई है। इस नाटक पर अंधायुग और कनुप्रिया की स्पष्ट छाप है। मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू आधुनिक जीवन की संवेदना को लेकर लिखे गए विचारोत्तेजक नाटक हैं। डॉक्टर लाल अपने चारों ओर के परिवेश और युग जीवन के प्रति सजग हैं।
उनका लक्ष्य समाज की विरूपता को संयम और तर्क के साथ चित्रित कर समाज को बदलते जीवन मूल्यों और नैतिक मानदंडों से अवगत कराना है। हिंदी नाटकों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर मोहन राकेश ने नए युग की स्थापना की है। उनका आषाढ़ का एक दिन 1956, लहरों का राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969 नाटक निश्चित ही ऐसे आलोक स्तंभ हैं जो सुदूर भविष्य में भी हिंदी नाटक को एक नवीन गति दिशा प्रदान करते रहेंगे। मानवीय संबंधों में विघटन के कारण टूटते हुए व्यक्ति के आभ्यंतर यथार्थ का चित्रण करना इन नाटकों का केंद्रीय कथ्य मूल स्वर है। आषाढ़ का एक दिन कवि कालिदास और उसकी बाल संगनी मल्लिका के प्रेम और संघर्ष की कथा पर आधारित है। कालिदास अपने परिवेश एवं मल्लिका से कट जाने के कारण जीवन के नए अर्थ की तलाश में निकल पड़ता है। लहरों के राजहंस अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद पर आधारित है। इस नाटक में नंद सुंदरी और गौतम दोनों से निरपेक्ष हो जाने के बाद अलगाव की स्थिति में आंतरिक सत्य की तलाश करने के लिए चल पड़ता है। उनका जीवन बोध अस्तित्ववाद की वैचारिक भूमिका पर भी उभरा है। राकेश की दृष्टि का यह यथार्थ जीवन अर्थों की खोज तक ही सीमित है। किसी परिणति तक पहुंचना राकेश का अभिष्ट भी नहीं है। इसी कारण उनके समस्त नाटकों का समापन किसी निश्चित अंत पर पहुंचकर नहीं होता। आधे अधूरे द्वारा आधुनिक जीवन से साक्षात्कार कराया गया है। इसमें महानगर के मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है। आज के परिवार की टूटन और चुक गए आपसी संबंधों को नाटक में बड़े सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अस्तु राकेश ने अपनी नाट्य सृष्टि में अंतर्निहित यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा की है। सभी नाटक रंगमंचीय संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। प्रसाद जी के बाद सर्वाधिक सशक्त नाटककार हम राकेश को कह सकते हैं। उन्होंने अतीत के सघन कुहासे और अपने समसामयिक जीवन के अंधे गलियारों में भटककर सभी स्तरों पर अपनी नाट्य कला को पूर्णतः आधुनिक रखा है। मोहन राकेश के बाद जिस नाटककार के प्रति विश्वास जागता है वह है सुरेंद्र वर्मा। उनके नाटकों में द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, आठवां सर्ग आदि उल्लेखनीय हैं। प्रथम नाटक में आधुनिक नारी की मनः स्थिति का चित्रण पुराने मिथक प्रतीकों के माध्यम से बड़ी सफलतापूर्वक किया गया है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक का आधार छद्म इतिहास है, पर इसमें लेखक ने एक पौरुषहीन व्यक्ति के विवाह बंधन में पड़ी नारी की शाश्वत समस्या को आधुनिक भावबोध के साथ उठाने का प्रयास किया है। आठवां सर्ग कालिदास के जीवन और लेखन पर आधारित है और उसका कथ्य लेखकीय स्वातंत्र्य की आधुनिक चेतना को उजागर करता है। व्यवस्था के संदर्भ में समाज एवं व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक यथार्थ का चित्रण करना नए नाटककारों के नाटकों का केंद्रीय कथ्य लगता है। ब्रजमोहन शाह के त्रिशंकु, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के शुतुरमुर्ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी आदि नाटकों में सत्ता के छद्म और पाखंडों का ही पर्दाफाश किया है। अधुनातन नाटककार मुद्रा राक्षस, लक्ष्मीकांत वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष और भीष्म साहनी भी क्रमशः अपने नाटकों योर्स फेथफुल्ली, तेंदुआ, मरजीवा, रोशनी एक नई है, रसगंधर्व एक और द्रोणाचार्य था, हानुष के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहे हैं। इन्होंने जहां एक और वर्ग वैषम्यों की चेतना को जागृत करके व्यवस्था के ह्रासशील रूपों का यथार्थ चित्रण किया है, वहीं सत्ता के दबाव में पिस रहे आम आदमी की करुण नियति और उससे उत्पन्न संतराश का भी रूपायन किया है। इस तरह नाटक सीधे जिंदगी की शर्तों से जुड़े और उनकी विषमताओं के साथ जूझते व्यक्ति के यंत्रणा उसके भीतर यथार्थ को रंग माध्यम से प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाते हैं। बदलाव की चेतना और आकुलता को उजागर करने के सशक्त कथ्य से ही हिंदी के रचनात्मक नाट्य के लिए शुभारंभ की स्थिति मानी जा सकती है। नए नाटककार सत्यदेव दुबे, रमेश उपाध्याय, रामेश्वर प्रेम, शरद जोशी, गिरिराज, सुशील कुमार सिंह, बलराज पंडित, मृदुला गर्ग, सुदर्शन चोपड़ा नए नाटक लिखकर आंतरिक यथार्थ बोध की संपुष्टि में योग दे रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ नाटक प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि प्रभात कुमार भट्टाचार्य का काठ महल, गंगा प्रसाद विमल का आज नहीं कल, प्रियदर्शी प्रकाश का सभ्य सांप, रमेश बख्शी का वामाचरण, भगवती
चरण वर्मा का वसीयत, इंद्रजीत भाटिया का जीवन दंड, सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़, शिव प्रसाद सिंह का घाटियाँ गूंजती हैं, नरेश मेहता का सुबह के घंटे, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, अमृत राय की विंदियों की एक झलक, गोविंद चातक का अपने अपने खूंटे, विपिन कुमार अग्रवाल का लोटन, विष्णु प्रभाकर का टगर, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी और आठवां सर्ग, भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में, राजेंद्र प्रसाद का प्रतीतियों के बहार और चेहरों का जंगल आदि। इन नाटकों में जो सामान्य प्रवृत्तियां उभर कर आई हैं वे इस प्रकार हैं। आकार में छोटे, वर्तमान जीवन से उनका संबंध, वस्तुवाद का प्राधान्य, अधिकांश मनोवैज्ञानिक और समस्यात्मक रंगमंची संकेतों का बाहुल्य, संकलन त्रयी के पालन की प्रवृत्ति आदि। इनमें से अंतर्मन की सच्चाइयों को नकार कर तटस्थता का मुखौटा लगा लेने का उपदेश देने वाले नाटककार कहाँ तक सफल हो पाएंगे, इसका सही मूल्यांकन उनकी आने वाली कृतियों से ही लग सकेगा। किसी भी रचना की संपूर्णता कथ्य और शिल्प के समानुपातिक कलात्मक संयोजन में निहित रहती है। हिंदी नाटकों में इन दोनों तत्वों के बीच तालमेल की स्थिति पर यदि विचार किया जाए तो हिंदी के बहुत कम नाटक इस स्तर तक ऊंचे उठ पाते हैं। जब तक रंग जगत में वे सफल नहीं होते उन्हें अर्थवान साबित नहीं किया जा सकता। यह एक सुखद संयोग है कि हिंदी रंगमंच व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय रंगमंच की भूमिका में क्रियाशील है। आज के हिंदी नाटकों की उपलब्धि पर विचार किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी नाटक ने अपनी निरर्थकता और कलाहीनता के घेरे को तोड़कर उल्लेखनीय सृजनात्मकता प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और अब नाट्य लेखन केवल सतही सामाजिक उपदेश परकता के आसपास चक्कर नहीं काटता, बल्कि गहरी या मूलभूत मानवीय अनुभूति या स्थितियों का संधान करता है। इन नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जीवन और समाज की विसंगतियों को उभारते हैं। पीड़ा, संत्रास और अजनबीपन के बीच आज के मानव की दयनीय नियति को रेखांकित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद नाटक आधुनिक युगबोध के साथ ही जुड़ता नहीं दिखाई देता, वरन रंग शिल्प के प्रति अधिक जागरूक भी हो गया है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दूसरे सहपाठियों के साथ इसे साझा करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, और हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। किसी भी अकादमिक परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और कोई विशेष टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वो समझना, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपके लिए वो वीडियो तैयार हो सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।